हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्षर ने जब खुद को प्याली के ऊपर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। अपने सीने पर प्याली के होठों के निशान उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे थे। वो तुरंत प्याली के ऊपर से हटा। प्याली की आंखें भी खुली तो उसने अक्षर की तरफ देखा। वो अक्षर को देखते ही समझ रही थी कि उसे गुस्सा आ रहा है। वो भी अपनी जगह से उठी और कुछ कहने को हुई, लेकिन तभी अक्षर ने अपना हाथ उस पर उठा दिया। लेकिन उसका हाथ प्याली के गाल को छूता उससे पहले ही अक्षर ने अपना हाथ कसकर मुट्ठी में भींच लिया। उसके जबड़े कसे हुए थे, चेहरे की नसें बाहर तक उभर चुकी थी। वो गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे इस तरह से करीब आओगी तो तुम्हारे जाल में मैं फंस जाऊंगा? क्या करने की कोशिश कर रही थी? हाँ, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? उसके इल्जाम सुनकर एक पल के लिए तो प्याली अपनी जगह पर खड़ी खड़ी सुन्न हो गई। वो बस अक्षर को देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षर उस पर इस तरह के इल्जाम कैसे लगा सकता है, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। अक्षर खुद इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके आया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसे संभालने के लिए प्याली उसके पास आई थी। अक्षर ने खुद उसे किस की थी और खुद उसे गोद में उठाकर यहाँ पर लेकर आया था। वो तो आगे भी न जाने क्या करने वाला था अगर वो गहरी नींद में ना जाता। वो सब सोचते हुए प्याली की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू देखकर अक्षर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, अपना ये रोने का ड्रामा मेरे सामने मत करना। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तुम जैसी लड़कियों को। ऐसा ड्रामा करके अमीर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हो ताकि रातों रात अमीर बन सको। लेकिन अक्षर शेखावत को तुम अपने जाल में नहीं फंसा सकती। आई डोंट यू डेयर टू थिंक कि अक्षर शेखावत तुम्हारी इस नौटंकी में फंस सकता है। प्याली ने अपने आंसू साफ किए और बोली, ना ही मैंने आपका कोई फायदा उठाने की कोशिश की है और ना ही मैंने आपके करीब आने की कोशिश की है। आप मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे आपके साथ यहाँ पर आना है। अक्सर गुस्से से बोला, ओह, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं खुद तुम्हें यहाँ पर लेकर आया? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ये बात कहोगी तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? तुम्हारे करीब आना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक ना देखूं। प्याली रोते रोते व्यंग्य से हंसी और बोली, तो आपको ये गलत फहमी कैसे हो गई कि मैं आपकी इतनी दीवानी हो रही हूँ कि इस तरह से आपके करीब आऊंगी? भले ही आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है और अपनी ये शानो शौकत आपको ही मुबारक हो। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। कहकर प्याली वहां से जाने लगी। अक्षर ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तो तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। पहले तो मुझे तुम पर सिर्फ शक था, लेकिन अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम यूं ही यहाँ पर नहीं आई। प्याली सवालिया नज़रों से अक्षर को देखती रह गई। अक्षर कौन सी बात को कहाँ लेकर जा रहा था उसे समझ तक नहीं आ रहा था। अक्षर उसके करीब आया और बोला, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? प्याली सवालिया एक्सप्रेशन से उसे देखती रही। अक्षर चिल्लाकर बोला, बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? उसके चिल्लाने से प्याली ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया और डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई थी। वो रोते हुए बोली,
मैं किसी के भेजने से यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई, लेकिन मैंने कहा ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अक्षर उसके चेहरे पर झुका और बोला, मैं अपनी एक ही बात बार बार नहीं दोहराता। अब जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता, तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी। और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो अभी तो तुम्हें सिर्फ चोट लगी है और कुछ जख्म आए हैं। अक्षर शेखावत जान लेने से पहले भी एक पल भी नहीं सोचता। इतना कहकर अक्षर तुरंत वहां से चला गया। ठाकुर फार्म हाउस। अरनाथ और मीठी दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए सो रहे थे। मीठी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र अरनाथ के चेहरे पर गई, जो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो गाड़ी की डिक्की में थी ना। ओह गॉड, मैं फिर से यहाँ पर वापस आ गई। मुझे यहाँ से जाना है। बोलकर वो बेड से उठने ही वाली थी कि अरनाथ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। मीठी सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी। वो डरते हुए उसे देख रही थी। अरनाथ गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? मीठी सहमी हुई उसे देख रही थी। वो डरते हुए बोली, मैंने मैंने क्या किया? अरनाथ तिरछे एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या मुझे बताने की जरूरत है कि तुमने क्या किया है स्वीट? मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, और ऐसी कोशिश भी मत करना, क्योंकि अरनाथ ठाकुर की कैद से बाहर निकलना तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं। तो फिर तुमने कोशिश भी क्यों की? और अब जो तुमने किया है ना, उसकी पनिशमेंट के लिए तुम तैयार रहो। मीठी की आंखें और भी ज्यादा हैरत में फैल गईं। वो तुनक कर बोली, तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, और तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम मुझ पर ऐसे हक जताना बंद करो। अरनाथ हल्का सा व्यंग्य से हंसा और बोला, किसने कहा मेरा तुम पर हक नहीं है? यू आर ऑल माइन। तुम पर पूरी तरह से हक है मेरा, और जिस पर अरनाथ ठाकुर का हक हो, उस पर तो उसका खुद का हक भी नहीं बनता। एक पल के लिए मीठी अरनाथ को देखते ही रह गई। उसके होंठ सूखने लगे थे। अरनाथ ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और बोला, तुम अपना गुस्सा दिखाकर पनिशमेंट से भाग नहीं सकती स्वीट, और अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने रहोगी। उसकी बात सुनकर मीठी की समझ नहीं आया कि वो उसे 24 घंटे अपनी नज़रों के सामने कैसे रखेगा, लेकिन अरनाथ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मीठी उसे धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी नज़रों के सामने तो रहना दूर की बात, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, और अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतना कहकर मीठी तुरंत बेड से उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। अरनाथ तुरंत उसके सामने आया और गुस्से से घूरने लगा। वो चिल्लाकर बोला, क्यों जाना है तुम्हें यहाँ से बाहर? बताओ मुझे, ऐसा भी क्या है उस कोठे में कि तुम उस कोठे में वापस जाना चाहती हो? और यहाँ पर मैं तुम्हें प्यार से रख रहा हूँ, तो तुम यहाँ प्यार से नहीं रह सकती? मीठी भी चिल्लाकर बोली, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। अपना 2 कौड़ी का प्यार अपने पास रखो। बिजली को इस प्यार की जरूरत नहीं। बोलते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। अरनाथ बिल्कुल उसके करीब आया और बोला, तुम्हारा नाम बिजली नहीं मीठी है स्वीट। मीठी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और आंखों में नमी तैर गई। वो फिर भी अरनाथ की नज़रों में नज़र डालकर बोली, मीठी नहीं, बिजली नाम है मेरा। वो बिजली जिसके जिस्म में करंट आता है, और करंट लेने लोग मंशा बाई के कोठे पर आते हैं। अरनाथ दांत पीसते हुए बोला,
जुबान पर लगाम रखो अपनी। मीठी व्यंग्य से हंसी और बोली, क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा? अभी तो मैंने सिर्फ कोठे की बात की है, अपनी बात तो की ही नहीं। तो बात ऐसी है मिस्टर अरनाथ ठाकुर कि उस कोठे की जान है बिजली, और बिजली भी कम नहीं है। जब तक दिन में 2-4 मर्दों के साथ सो ना जाए तब तक चैन। अभी वो बोल ही रही थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा, लेकिन कांपते हुए उसने अपना चेहरा वापस से अरनाथ की तरफ घुमाया और बोली, जब तक 4-5 मर्दों के साथ सो ना जाऊं ना, तब तक जिस्म को ठंडक नहीं मिलती। अरनाथ की गुस्से से मुठ्ठियां कस रही थी। उसने अपना हाथ जोर से दरवाजे पर मारा। दरवाजे पर कांच का नोब लगा हुआ था। वो नोब पूरा अरनाथ के हाथ में धंस गया और अरनाथ के हाथ से खून बहने लगा। मीठी उसके हाथ की तरफ देखते हुए कांप उठी। उसे अपने चेहरे पर लगा हुआ थप्पड़ दर्द नहीं दे रहा था, लेकिन अरनाथ के हाथ पर जो दर्द हो रहा था वो दर्द उसे बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। वो कुछ कहती उससे पहले ही अरनाथ ने उसके सिर को पीछे से पकड़ा और खुद पूरी तरह से उस पर झुककर बोला, मन तो कर रहा है कि जो तुमने अभी बकवास की है ना, उसके लिए तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी अरनाथ ठाकुर अपना कंट्रोल खो दे। वो अरनाथ ठाकुर कैसे हुआ? जिस्म की ठंडक चाहिए ना तुम्हें स्वीट, मिलेगी तुम्हें जिस्म की ठंडक, क्योंकि अरनाथ ठाकुर अगर तुम्हारे जिस्म को ठंडा ना कर पाया तो लानत है उस पर। लेकिन ये गलतफहमी अपने दिमाग में कभी मत लाना कि तुम उस कोठे में जाओगी। मेरे जीते जी तो नहीं जा सकती, मरने के बाद बेशक से चली जाना। कहकर उसने एक झटके से मीठी को छोड़ा तो मीठी लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। अरनाथ ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और तुरंत वहां से चला गया। मीठी जल्दी से दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा नॉक करने लगी, लेकिन बाहर खड़े सर्वेंट में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि वो दरवाज़ा बंद करने के बाद अरनाथ ने सबको एक नज़र घूरा था और साथ वाले कमरे में चला गया था। शेखावत मेंशन। अति और जसन के कमरे में जसन और अति दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। जसन के हाथ में एक बैग था जो वो अति के लिए लाया था, लेकिन उसमें जो कपड़े थे वो अति को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अति ने वो कपड़े उस बैग में वापस डाल दिए थे। जसन गुस्से से बोला, ये तो कोई बात नहीं हुई बेबी डॉल, अब तुम्हें मेरे ही लाए हुए कपड़े पसंद नहीं हैं? अति एटीट्यूड से बोली, हाँ नहीं है पसंद, ऐसे कपड़े कौन पहनता है जसन जी, इतनी ओल्ड फैशन, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि आज की पार्टी में सबकी नज़रें मुझ पर हों, लेकिन आप जो ड्रेस मुझे पहनाना चाहते हैं उस पर तो सब मुझे देखकर मुझसे अपनी नज़रें ही घुमा लेंगे। जसन चिढ़कर बोला, तुम मेरी चॉइस को गलत कह रही हो बेबी डॉल। अति मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं अपनी चॉइस को परफेक्ट कह रही हूँ और मैं अपनी चॉइस के हिसाब से ही ये साड़ी पहनूंगी। बोलते हुए अति ने अपने हाथों में पड़ी हुई साड़ी की तरफ देखा। उसके हाथों में एक गोल्डन और रेड कलर की शिमरी साड़ी थी, जिसमें वो सच में काफ़ी ज़्यादा हॉट लगती, लेकिन अति की हॉटनेस से चिढ़ते हुए जसन उसे एक रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहनने को दे रहा था। अति उसके पास आई और बोली, आई नो जसन जी, आपसे अब मेरी हॉटनेस कंट्रोल नहीं होती, इसलिए आप मुझे ऐसे कपड़े दे रहे हैं ना। बट अति शेखावत को अपना परफेक्ट लुक मेंटेन करना आता है। सो नाइस ट्राई बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कहकर बड़े ही एटीट्यूड से अति वॉशरूम की तरफ चली गई। जसन उसे जाते देख आहें भर कर बोला, एज जितनी मर्जी आगे हो जाए तुम्हारी, लेकिन आज भी तुम हो वही पटाखा जो पहले थी। मन कर रहा है पहले ही इस कमरे में बम ब्लास्ट कर दूं,
बोलते हुए उसकी नज़र बेड की तरफ थी। इंगेजमेंट की पार्टी ठाकुर मैंशन में की जा रही थी, लेकिन इस वक्त शेखावत मैंशन भी बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। देखने से ही पता चलता था कि हाँ, शेखावत का स्टैंडर्ड बीट करना सच में इम्पॉसिबल है। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नायाब तरीके से डेकोरेट की हुई थी। हॉल के अंदर अति तैयार होकर खड़ी थी और अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी। वो कब से अपने जशन जी का इंतज़ार कर रही थी, जो न जाने कहाँ ही गायब थे। उन सब को ठाकुर मैंशन जाना था। ऊपर रूम में आरजू मिरर के सामने खड़ी थी और इस वक्त उसने बेबी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। तभी एक हाथ उसे अपने पेट पर महसूस हुआ और साथ ही साथ गर्दन पर तक्षक के तपते हुए होंठ भी महसूस हुए। आरजू ने गहरी सिसकी ली और पलटकर तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, अब तो रोमांस करना थोड़ा कम कीजिए मिस्टर ड्रीम। अब आपके बेटे की रोमांस करने की बारी आ चुकी है। तक्षक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, बेशक से कोई कुछ भी करे, तक्षक शेखावत को किसी से कोई मतलब नहीं। जब उसकी स्नोफ्लेक उसके सामने इस तरह से तैयार होकर खड़ी होगी तो तक्षक शेखावत का ईमान तो डगमगाएगा ही। आरजू हंसी और बोली, आप इस शादी से खुश हैं ना? तक्षक ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। आरजू ने उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी और बोली, अमानत के पास टाइम में जो भी हुआ, मुझे नहीं लगता कि अहान और उसकी फ्यूचर लाइफ में उसका कोई इफेक्ट होगा। तक्षक मुस्कुराकर बोला, जब सामने शेखावत हो तो कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो जो कोई भी हो, सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक वो अमानत को परेशान ना करे। अगर वो शख्स दोबारा अमानत की जिंदगी में आने की कोशिश भी करेगा ना स्नोफ्लेक, तो अहान अच्छी तरह से जानता है उसके साथ करना क्या है। आरजू मुंह बनाते हुए बोली, वो तो है, आखिर वो बेटा और पोता किसका है? 10 शेखावत। तक्षक कुछ सोचते हुए बोला, अभी इंगेजमेंट पार्टी में जाने में 1-2 घंटे तो लगेंगे, क्यों ना इस 1-2 घंटे का फायदा उठाया जाए। आरजू की आंखें बड़ी हो गई। वो तक्षक के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली, नो मिस्टर ड्रीम, बिल्कुल भी नहीं। अगर अब आप शुरू हुए ना तो पूरी रात मुझे रूम से बाहर तक नहीं जाने देंगे और मैं अपने ही बेटे की इंगेजमेंट पार्टी मिस नहीं कर सकती। सो मुझसे दूर रहिए। बोलते हुए उसने उंगली से तक्षक को दूर रहने का इशारा किया। तक्षक ने उसे घूरते हुए अपने करीब वापस खींचा और बोला, इंगेजमेंट पार्टी खत्म होते ही तुम इस रूम में आओगी और फिर सुबह तक यू हैव टू टॉलरेट मी स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर आरजू का मुंह बन गया। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ और आरजू ने दरवाजे की तरफ देखा। एक सर्वेंट डरते हुए दरवाजे पर खड़ी थी। वो जल्दी से बोली, नीचे मेम साहब आपका इंतज़ार कर रही हैं। तक्षक चिढ़कर बोला, बेबी डॉल तो हमेशा से मेरे रोमांस की दुश्मन रही है। बोलकर वो मुंह बनाते हुए वहां से चला गया। आरजू भी तुरंत रूम से बाहर निकली। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मैंशन। अरनाथ अपने कमरे में था और इंगेजमेंट पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। कमरे में से बाहर निकलने से पहले उसने अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकाला और उस पर फार्म हाउस की फुटेज चेक की। कल रात ही उसने कैमरास लगवा दिए थे, जिससे अब वो 24 घंटे मीठी पर नज़र रखने वाला था। मीठी बेड के साथ लगकर नीचे ज़मीन पर बैठी थी और उसने अपने घुटनों पर अपना सिर रख रखा था। पता नहीं, शायद फिर से वो रो रही थी या ऐसे सो रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। अरनाथ उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसा रहना है स्वीट तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगी
तो यू विल सी द डेविल अरनाथ ठाकुर। बोलकर उसने अपना फ़ोन वापस पॉकेट में डाला और रूम से बाहर निकल गया। अमानत अपने रूम में तैयार हो रही थी। जन्नत उसके पास ही खड़ी थी। अमानत ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखते हुए बोली, बता ना यार जन्नत, मैं कौन सा वाला नेकलेस पहनूं? एक तो मम्मा ने इतने सारे ऑप्शन दे दिए ना कि मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। जन्नत अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अमानत एक बार फिर से बोली, यार बताना जन्नत, तू वहाँ क्या कर रही है? बोलते हुए उसने बालकनी की तरफ देखा जहाँ दरवाजे से लगकर जन्नत खड़ी थी। उसकी आंखें इस वक्त एक बहुत हसीन ख्वाब देख रही थी जिसमें अहान उसके सामने खड़ा था और नीचे घुटने के बल बैठा था। उसके हाथों में खूबसूरत सी रिंग थी और उसने अपना हाथ जन्नत के हाथ के लिए बढ़ाया हुआ था। अमानत अपनी जगह से उठकर जन्नत के पास आई और उसका कंधा हिलाते हुए बोली, तू कहाँ खोई है जन्नत? मैं कब से तुझे बुला रही हूँ। बताना मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं? जन्नत मुस्कुराई और बोली, आप फिक्र मत कीजिए दी, आज मैं खुद आपको ज्वेलरी पहनाऊंगी और देखना आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगेंगी। इतनी खूबसूरत कि अहान की नज़रें आप पर से हटेंगी नहीं। बोलते हुए उसने अमानत का हाथ पकड़ा और उसे वापस मिरर के सामने लेकर आई। उसने अमानत को चेयर पर बिठाया और ज्वेलरी बॉक्स में से ज्वेलरी निकाल कर अमानत को पहनाने लगी। अमानत आज सुबह की बात सोचते हुए बोली, वैसे मुझे एक बात तो बता, तुझे कैसे पता कि अहान को रेड कलर पसंद होगा? मतलब मैं उसकी दोस्त हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि उसे रेड कलर पसंद है। जन्नत हड़बड़ा गई। वो कुछ सोचते हुए बोली, आप भी कैसी बात कर रही हैं दी? मैंने सुना है कि लड़कों को रेड कलर बहुत पसंद होता है। उसकी बात सुनकर अब अमानत हंसने लगी थी। उसे हंसते हुए देखकर जन्नत मायूस सी हो गई थी। अमानत अपनी हंसी रोक कर बोली, तुझे किसने कह दिया कि सब लड़कों को रेड कलर पसंद होता है? ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़के को रेड कलर पसंद होगा और अहान को तो बिल्कुल भी नहीं। जन्नत ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही। अमानत अहान को इमेजिन करते हुए बोली, जिस तरह का अहान है ना, आई एम डैम श्योर उसे ब्लैक कलर पसंद होगा। जन्नत बस फीका सा मुस्कुराई। अमानत आगे बोली, वैसे मैंने ये रेड कलर पहन तो लिया है और मैं लग भी काफ़ी खूबसूरत रही हूँ। आई होप बस अहान को पसंद आ जाए। बोलकर वो अपनी जगह से उठी और खुद को आईने में देखने लगी। जन्नत मन ही मन बोली, आपके अहान को रेड कलर ही पसंद है दी। अगर उनके बारे में मैं नहीं जानती ना, तो मुझे नहीं लगता उन्हें कोई और जान सकता है। इतना तो मैं खुद को नहीं जानती जितना अहान को जान चुकी हूँ, और अब तकलीफ भी बस इसी बात की है। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अमानत ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब तुझे क्या हुआ? अभी नहीं हो रही है मेरी शादी? अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाद रोना। बोलकर वो हंसी। जन्नत ने अपनी आंखों से काजल का टीका लिया और अमानत के कान के पीछे लगाते हुए बोली, आपको और अहान को किसी की नज़र ना लगे। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। अमानत बस उसे जाते देखते रह गई, पर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। जन्नत अपने कमरे में आई तो कमरे में आते ही उसकी नज़र मन्नत पर गई। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। मन्नत ने अपने हाथों में कपड़ों का बैग पकड़ा हुआ था। जन्नत को देखकर मन्नत मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर आई। वो जन्नत की तरफ देखते हुए बोली, कल से इंगेजमेंट की तैयारी करवा रही है तू, लेकिन अपने बारे में तो सोचा ही नहीं। पर मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरी जन्नत को कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देख मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी ड्रेस सेलेक्ट की। बोलते हुए जब मन्नत ने उस बैग में से रेड कलर की साड़ी निकाली तो जन्नत एकदम शॉक्ड हो गई। मन्नत मुस्कुराई और बोली,
मुझे पता है रेड कलर तेरा फेवरेट है, इसलिए यही साड़ी सिलेक्ट की मैंने। जन्नत हंसी और बोली, मम्मा ऐसे थोड़ा ना होता है, कलर की चॉइस तो बदलती रहती है ना। पहले मुझे रेड कलर बहुत पसंद था, लेकिन अब मुझे रेड कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। मन्नत हैरान रह गई। आज तक जन्नत ने कभी रेड कलर के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। कभी भी पार्टी होती, कॉलेज में कोई फंक्शन होता या फिर घर पर भी कोई पूजा या फंक्शन होता, तो जन्नत हमेशा रेड कलर के कपड़े पहनती, और आज वो रेड कलर की साड़ी पहनने से मना कर रही थी। मन्नत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, मुझे बताना बेटा, ऐसी क्या बात है जो तू इतना परेशान है? तेरे दिल में कुछ तो है, मुझे बताओ। मैं मम्मा हूं ना तेरी, तेरी हर बात समझूंगी। जन्नत तुरंत अपना चेहरा घुमाते हुए बोली, मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये साड़ी नहीं पहनना चाहती, और वैसे भी मुझे मुझे साड़ी नहीं पहननी, मुझे कुछ और पहनना है। मैंने मैंने एक गाउन सिलेक्ट किया था, मैं वो पहनूंगी। मन्नत उसे देखकर बोली, अच्छा तो ज़रा मुझे भी दिखाना कौन सा गाउन सिलेक्ट किया है तुमने। मन्नत की बात सुनकर जन्नत एक पल के लिए सुन्न सी हो गई, लेकिन फिर वो अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ी और उसमें गाउन देखने लगी। लेकिन फ़िलहाल उसके पास कोई भी ऐसा गाउन नहीं था जो वो कह सके कि वो आज इंगेजमेंट पार्टी में पहनना चाहती है। मन्नत उसके पास आई और बोली, सबसे पहले तो ना जन्नत, तुम बहाने बनाना बंद करो। मेरी जन्नत कभी भी अपनी मम्मा से झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन अब तो जैसे तुम झूठ के अलावा कुछ बोलती ही नहीं हो। जन्नत ने अपना चेहरा झुका लिया। मन्नत ने उसके हाथ पर वो साड़ी रखी और बोली, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है जन्नत, लेकिन अभी नहीं। अब तुम चुपचाप इस साड़ी को पहनकर तैयार होगी और जल्द से जल्द नीचे गार्डन में आओगी। अगर मुझे तुम्हें बुलाने के लिए ऊपर आना पड़ा ना, तो मैं बता रही हूँ, पहले पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, और फिर ही ये इंगेजमेंट होगी। उसकी बात सुनकर जन्नत ने तुरंत नज़रें उठाकर मन्नत की तरफ देखा। मन्नत का चेहरा एकदम से सख्त था। मन्नत अपनी बात पूरी कर तुरंत वहाँ से चली गई। जन्नत ने उस साड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कुछ याद करने लगी। अहान अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव था और आए दिन वो खुद की वीडियो और फोटोज़ पोस्ट करता था, जिसमें उसकी जिम वीडियो और उसकी बिजनेस पार्टी से रिलेटेड फ़ोटोज़ और बहुत कुछ होता था। सबसे ज़्यादा वो रेड कलर के ही कपड़े पहनता था और रेड कलर का बिजनेस सूट, और वो उस पर इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि कोई भी अगर अहान को देखे तो बस देखता ही रह जाए। एक लड़की ने एक पोस्ट पर कमेंट किया था कि तुम रेड कलर के कपड़े इतने ज़्यादा क्यों पहनते हो, तो अहान ने पहली बार एक कमेंट का रिप्लाई किया था, ये लिखकर कि उसे रेड कलर पसंद है। उस दिन से ही जैसे रेड कलर जन्नत का फेवरेट कलर हो गया था। उसने अपनी पूरी क्लोजेट रेड कलर के कपड़ों से भर ली थी। वो उस साड़ी को देखते हुए हंसी और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, नहीं करूँगी मैं आपको याद अहान। अब से हर एक वो चीज़ ख़त्म कर दूँगी जिससे मुझे आपकी याद आए। अब आपको तो याद करना भी मेरे लिए गुनाह है। आप मेरी दी के हैं और मैं ऐसा गुनाह भूल कर भी नहीं कर सकती। बोलकर वो उस साड़ी को बालकनी की तरफ लेकर आई और उसे नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। अपने कमरे से लाइटर लाकर उसने जलता हुआ लाइटर उस साड़ी पर फेंका और वो साड़ी उसकी आंखों के सामने जलने लगी। लेकिन उस साड़ी से ज़्यादा इस वक्त जन्नत का दिल जल रहा था। कुछ देर बाद वो वापस रूम में आई और क्लोजेट में से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। गार्डन एरिया शाम के 8 बजे। सभी मेहमान लगभग से आ चुके थे। बस शेखावत का इंतज़ार हो रहा था। तभी 3-4 गाड़ियां एक के बाद एक पार्किंग एरिया में पार्क हुई और एक गाड़ी में से जसन अति, दूसरी में तक्षक आरजू, तीसरी में निर्भय तारा और चौथी गाड़ी से
अहान बाहर निकला। रेयान अभी तक वहां पर नहीं आया था, लेकिन जल्दी ही वो भी आने वाला था। जैसे ही इतनी गाड़ियों के एक साथ रुकने की आवाज़ आई, अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी जन्नत तुरंत बालकनी की तरफ भाग कर आई और जैसे ही उसकी नज़र सामने आहान पर गई, बस वो उसे देखती ही रह गई। इस वक्त आहान ने रेड कलर का ही 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो सच में एकदम बवाल लग रहा था। जन्नत ने मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखा। इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं है, अब मुझे खुद में से तेरा वजूद ख़त्म करना है। अति आहान के पास आई और बोली, थोड़ा बचकर रहना, सुना है रात को बुरी नज़र और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। आहान हंसा और बोला, डोंट वरी बेबी डॉल, अगर किसी ने आहान शेखावत और उसकी इमानत पर बुरी नज़र डालने की भी कोशिश की ना, तो उस शख्स की आंखें निकाल लूँगा मैं। अति उसकी बात सुनकर हंसी और बोली, बस तीनों बाप बेटा और दादा को जान निकालने के अलावा और आता क्या है। आहान आगे की तरफ आया। सब लोग आपस में मिल रहे थे, लेकिन आहान की नज़रें अमानत को ढूंढ रही थी, पर अमानत अभी तक अपने कमरे में थी। वहीं दूसरी तरफ रेयान की गाड़ी भी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और इस वक्त रेयान भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वो ऐसे किसी पार्टी में बहुत कम आता जाता था, लेकिन आज वो स्पेशली जन्नत के लिए आया था, क्योंकि यही बहाना था उसके पास जन्नत के करीब आने का और अर्जुन और मन्नत से भी अपनी जान पहचान बढ़ाने का, क्योंकि उसे बस जल्द से जल्द अब जन्नत से शादी करनी थी। वो अंदर की तरफ आया और अंदर आते ही उसे मन्नत दिखाई दी। उसने मन्नत से जन्नत के बारे में पूछा तो मन्नत ने बताया कि वो ऊपर अपने रूम में है। रेयान हल्का सा मुस्कुराकर आगे की तरफ बढ़ गया। वहीं जन्नत अपने कमरे से बाहर निकली और अमानत के कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने आकर उसे कहा कि नीचे मन्नत उसे बुला रही है, तो वो तुरंत नीचे की तरफ चली आई। रेयान जब जन्नत के कमरे के बाहर पहुंचा, तो एक सर्वेंट ने बताया कि जन्नत अपने कमरे में नहीं है, वो अमानत के कमरे में है। तो रेयान अमानत के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ आहान सबको एक्सक्यूज़ मी बोलकर अंदर की तरफ आया था। अमानत से मिले बिना उसे रहा नहीं जा रहा था। रेयान अमानत के कमरे में जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और कमरे की तरफ जाते जाते बोला, एक दिन हम दोनों की इंगेजमेंट भी यूं ही होगी हेवन, और उस दिन मेरे लिए दुनिया किसी हेवन से कम नहीं होगी। बोलते बोलते वो अमानत के कमरे तक पहुंच चुका था। उसने अंदर की तरफ देखा तो उसे अमानत रोती हुई नजर आई। रोती हुई अमानत को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। एक पल के लिए वो जन्नत का ख्याल भूल चुका था। वो जल्दी से अंदर आया और अमानत को देखते हुए बोला, क्या क्या हुआ अमानत, तुम ऐसे रो क्यों रही हो। अमानत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और सिसक कर बोली, देखो ना रेयान, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैरों में स्वेलिंग हो रही है। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दर्द क्यों हो रहा है। रेयान ने उसके पैरों की तरफ देखा। अमानत ने अपना लहंगा ऊपर की तरफ उठाया हुआ था। उसके पैर सच में बहुत ज़्यादा लाल नज़र आ रहे थे। वो तुरंत घुटनों के बल बैठा और उसके पैरों को अच्छे से देखने लगा। वो ऊपर उठा और अमानत का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ लेकर आया। अमानत अभी भी रोए जा रही थी। वो अमानत की तरफ देखते हुए बोला, पहले तो तुम रोना बंद करो अमानत, ऐसी कोई रोता है क्या, और वो भी अपनी इंगेजमेंट वाले दिन। अमानत रोते हुए बोली, तो क्या करूं रेयान, सच में मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है
कि मैं नीचे गार्डन तक भी नहीं जा पाऊंगी, और अगर मैं गार्डन तक नहीं गई तो मेरी इंगेजमेंट कैसे होगी। रियान हंसा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा पागल लड़की, डोंट वरी, मैं हूं ना। उसकी बात सुनकर अमानत उसकी तरफ देख रही थी। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी और उसकी ये हरकत देखकर रेयान हंसा और उसके सिर पर थपकी मारकर बोला, यू नो व्हाट, तुम्हारी ये हरकत तुम्हें सच में बहुत क्यूट बनाती है। बहुत जल्दी तुम्हें बेबी होने वाला है, लेकिन अभी तुम खुद एक बच्ची हो। अब चुपचाप यहाँ बैठो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अमानत ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो रेयान की तरफ देख रही थी जो उसके ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गया था। रेयान ने ड्रेसिंग में से कोकोनट ऑयल निकाला और उसे लेकर अमानत के पास आया। अमानत उसे देखते हुए बोली, इससे क्या होगा। रेयान हंसा और बोला, इससे मैजिक होगा। बोलकर वो एक बार फिर से घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठा और बड़े ही नज़ाकत से उसने अमानत के पैरों को उसके सैंडल से निकाला। वो चिढ़कर बोला, एक तो तुम लड़कियां जो इतने हील्स पहनती हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और तुम्हें तो पता है ना अमानत, प्रेगनेंसी में ऐसे स्वेलिंग होती है, तो तुम्हें ये सैंडल पहनने ही नहीं चाहिए थे। अब देखो अपने पैरों का कितना बुरा हाल कर लिया। अमानत चिढ़कर बोली, तुम मुझे सुना रहे हो, चाहो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बोलकर उसने अपने पैरों को हल्का सा रेयान के हाथों से दूर कर लिया। रेयान ने तुरंत उसके पैरों को वापस अपने हाथों में पकड़ा और बोला, अरे बाबा, मैं तुम्हें सुना नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ होती है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखो। अब चुपचाप बैठी रहो और मुझे तुम्हारे पैरों की मसाज करने दो। अमानत तुरंत उसे रोकते हुए बोली, नहीं रेयान, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम प्लीज़ मेरे पैरों पर ऐसे मसाज मत करो। रेयान उसे घूर कर देख रहा था। अमानत बिल्कुल चुप हो गई। रेयान ने अपने हाथों में कोकोनट ऑयल लिया और अच्छे से अमानत के पैरों पर मसाज करने लगा। अमानत को उस मसाज से बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। धीरे धीरे उसका दर्द कम होता जा रहा था। उसके पैर बिल्कुल ठीक हो रहे थे। करीबन 20 मिनट बाद रेयान वापस उठा और अमानत की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी सॉक्स कहाँ है। अमानत तुरंत बोली, सॉक्स का क्या करना है, मुझे शूज़ नहीं सैंडल पहनने हैं। रेयान उसके लहंगे की तरफ देखते हुए बोला, ये लहंगा इतना लंबा है ना अमानत कि तुम इसके नीचे सैंडल पहनो या शूज़, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इस वक्त तुम्हें सॉक्स पहनने चाहिए, तुम्हें सच में कंफर्टेबल फील होगा। अमानत कुछ सोचते हुए बोली, उस क्लोजेट में। रेयान क्लोजेट की तरफ बढ़ा और सॉक्स का एक पेयर लाकर उसने अपने हाथों से अमानत को सॉक्स पहना दिए। अमानत रिलैक्स फील करते हुए बोली, सच में रेयान, ये एक मैजिक था। तुम्हें पता है मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। रेयान के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। वो अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए बोला, इंगेजमेंट का टाइम होने वाला है, अब तुम कुछ देर रेस्ट करो और मुझे ये बताओ कि अभी वो जन्नत के बारे में पूछने ही वाला था कि एक सर्वेंट आई और अमानत और रेयान की तरफ देखते हुए बोली, इंगेजमेंट का वक्त हो गया है, आपको नीचे बुलाया है, आइए मैं आपको ले चलूं। अमानत रेयान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी और अहान की इंगेजमेंट हो रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे एक ख्वाब सा हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं और अहान एक कपल हो सकते हैं। रेयान उसके सिर पर थपकी मारते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अमानत उसे छेड़ते हुए बोली, अच्छा ये बताओ, तुमने उस लड़की को प्रपोज किया या नहीं, जिसे तुम प्यार करते हो। उसकी बात सुनकर रेयान मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों के सामने जन्नत का चेहरा घूमने लगा था। अमानत उसका लाल चेहरा देखकर बोली, अच्छा ये तो बताओ कि उस लड़की का नाम क्या है। क्या तुम्हारी जगह मैं उस लड़की से तुम्हारे लिए बात करूं। रेयान हंसा और बोला, नहीं,
उसे मैं खुद प्रपोज करूँगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और अपने इस होने वाले बेबी का। आओ मैं भी तुम्हारे साथ साथ नीचे चलूं। अमानत ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और दोनों रूम से बाहर निकले। वहीं दूसरी तरफ अहान, जो अमानत से मिलने के लिए ठाकुर मेंशन के अंदर आया था, जैसे ही वो 2 कदम अंदर आया, एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई। वो लड़की दर्द से आह भरते हुए नीचे गिरने को हुई, लेकिन अहान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। वो लड़की कोई और नहीं, जन्नत थी, और जन्नत इस वक्त अहान की बाहों में झूल रही थी। उसके राइट हैंड की रिंग फिंगर पर चोट लग गई थी, जो कि अहान के जैकेट के ब्रूच से लगी थी। एक काफ़ी गहरी खरोंच उसकी उंगली पर साफ दिखाई दे रही थी और हल्के हल्के खून की बूंदें भी उभर आई थी। लेकिन फिलहाल जन्नत और अहान दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अहान ने उसे अच्छे से संभाला और उसे ज़मीन पर सीधा खड़े करते हुए बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जन्नत हल्का सा मुस्कुराकर बोली, पता नहीं। अहान गुस्से से बोला, तो पता रखो, इधर उधर गिरती रहोगी तो कोई उठाने भी नहीं आएगा। जन्नत मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, अगली बार मैं गिर जाऊं तो मत उठाइएगा। बोलते हुए जन्नत ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया जहां पर उसे चोट लगी थी। अहान उसकी चोट की तरफ देखते हुए बोला, ये चोट कैसे लगी? जन्नत हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आज आपकी इंगेजमेंट है ना, कुछ उंगलियां इंगेजमेंट रिंग पहनने के लिए होती हैं और कुछ जख्मों को सहने के लिए। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बोलकर वो वहाँ से आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी और वो अपने हाथ की तरफ देख रही थी। उसने अपने हाथ को अपने सीने से लगाकर मुट्ठी में दबाया और बोली, आपके हाथों से रिंग पहनने का ख्वाब था मेरा हान। दिल भी टूट गया और ख्वाब भी। इतना बोलकर उसने अपनी उस उंगली को बड़े ही प्यार से अपने होठों से छू लिया और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, मोहब्बत ना सही, आपका दिया दर्द ही सही, कम से कम कुछ तो दिया आपने। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और बाहर की तरफ आ गई। अहान जन्नत की बातें सुनकर अभी उसकी बातों के बारे में सोच रहा था कि उसकी नज़र सीढ़ियों से उतर रहे अमानत और रेयान पर गई। वो तुरंत अमानत की तरफ बढ़ा। रेयान को देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दोनों एक दूसरे के गले लगे। अमानत चिढ़कर बोली, तुम दोनों ही इंगेजमेंट क्यों नहीं कर लेते? रेयान हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, इस खड़ूस के साथ मुझे नहीं रहना। पता चला शादी के बाद हमारा दूसरे दिन ही डिवोर्स हो जाए। अमानत उसकी बात सुनकर हंसी। अहान अमानत की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इस शादी का डिवोर्स बिल्कुल नहीं होगा। अमानत के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक बंगला जिसके बाहर लग्जरियस गाड़ियां खड़ी थीं और दरवाजे पर कम से कम 10 बॉडीगार्ड, जिनके हाथों में आधुनिक टेक्नोलॉजी लेस हथियार थे। उन सब गार्ड ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनके ऊपर लिखा हुआ था, राजपूत बॉडीगार्ड्स टीम। एक गाड़ी उस बंगले के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उसमें से एक बिजनेस सूट पहने शख्स तेज कदमों से अंदर आया। अंदर हॉल में एक दूसरा शख्स बैठा था जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 31 साल थी। वो शख्स इस वक्त काले कुर्ते पजामे में था, हाथों में सोने का भारी वाला कड़ा पहने और गले में सोने की चेन और हाथों की सभी उंगलियों में अंगूठियां पहने वो शख्स एकदम सोने की खदान लग रहा था। गाड़ी से जो शख्स बाहर निकला था वो शख्स सोफे पर बैठे आदमी का पर्सनल असिस्टेंट परवीन था। उसके हाथों में इस वक्त एक फाइल थी। सोफे पर जो शख्स बैठा था उसका नाम कर्म राजपूत था, जो कि मुंबई का एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। परवीन ने कर्म राजपूत के सामने वो फाइल बढ़ाई और बोला,
आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ बॉस। उसकी बात सुनकर कर्म हंसा और बोला, बोल तो ऐसे रहा है जैसे उस अक्षर की खोई खबर लेकर आया है। ऐसा है तो आज तू जो मांगेगा तुझे वो इनाम मिलेगा। परवीन के चेहरे पर हंसी तैर गई। वो बोला, बॉस आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, और मुझे क्या ही चाहिए। उसकी बात सुनकर अब क्रम को यकीन हो गया कि उस फाइल में अक्षर से जुड़ी ही कोई खबर होगी। उसने तुरंत उस फाइल को खोला तो सामने प्याली और अक्षर की तस्वीर लगी थी। वो उस तस्वीर को देखते हुए बोला, अरे अब ये कौन है? लड़की तो बड़ी मस्त है। प्रवीण हंसा और बोला, जो खबर मैं लाया हूँ वो भी बहुत मस्त है बॉस। ये लड़की पिछले कई दिनों से उस अक्षर के फार्म हाउस में रह रही है, और पता चला है कि दोनों के बीच नाजायज संबंध भी हैं। करम ने चेहरा उठाकर परवीन की तरफ देखा और बोला, वाह भाई साहब, वो आपने आप को एकदम टिप टॉप कहलाने वाला अक्षर शेखावत एक बार फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने पहले की, और इस बार भी उसके साथ वही होगा जो हमने पहले किया था। दुनिया के सामने अब आएगा रेपिस्ट अक्षर शेखावत। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। प्रवीण हंसा और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस आप मेरे सिर पर अपना हाथ रख दीजिए। आपकी जुबान की कही हुई बात मैं पूरी करके रहूंगा। करम ने सामने टेबल पर रखे हुए नोटों के बैग में से 2 बंडल निकाले और नीचे जमीन पर फेंक कर बोला, जा खुश रह। प्रवीण ने तुरंत उन नोटों के बंडल को उठाया और वहां से चला गया। करम राजपूत ने उसे फाइल में रखी हुई अक्षर और प्याली की तस्वीर को देखा और बोला, इस बार तो मैं तेरा वो हाल करूंगा ना अक्षर शेखावत, कि तू सिर्फ अपने घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से चला जाएगा, और तेरी बर्बादी मैं अपने हाथों से लिखूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर अक्षर के लिए बेहद नफरत झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेखावत फार्म हाउस। अक्षर सुबह ही ऑफिस जा चुका था, लेकिन अब तक वो वापस घर नहीं आया था, और सुबह जाते वक्त वो सविता जी को बोल कर गया था कि प्याली इस घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर वो इस घर से बाहर निकली तो ना सिर्फ सविता जी बल्कि सभी सर्वेंट को इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। सविता जी प्याली के कमरे में थी और उसे खाने के लिए बोल रही थी। प्याली ने सुबह से एक निवाला भी नहीं खाया था। सविता जी उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे और अक्षर सर के बीच क्या हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। बस पास्ट में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस हो गए हैं, वरना उनके जैसा नेक दिल इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। प्याली अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सविता जी हताश होकर बोली, सॉरी बेटा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, अगर तुम अक्षर सर से इजाज़त ले लो तो तुम जहाँ चाहोगी वहाँ मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूँगी। और प्लीज़ अब खाना खा लो, अक्षर सर आते ही होंगे। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं खाया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। इतना कहकर सविता जी वहाँ से उठी और रूम से बाहर चली गई। प्याली अपने सामने पड़ी खाने की प्लेट देख रही थी। वो उस खाने की प्लेट को उठाकर बेड से उतरी और अपने रूम से बाहर आई। उसने उस प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखा और उस प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मैं यहाँ से नहीं चली जाती। अब मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि अचानक अक्षर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अक्षर को अपने सामने देखकर प्याले की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अक्षर गुस्से से देखते हुए उसके चेहरे पर झुका। ठाकुर मेंशन। अहान और अमानत दोनों स्टेज पर खड़े थे।
बाकी सब परिवार वाले भी उनके सामने ही खड़े थे। म्यूजिक स्टार्ट हुआ और अहान ने अपने सामने रखी हुई प्लेट में से रिंग उठाई और अमानत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अमानत ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अहान के हाथ में दिया और अहान ने उसके हाथों में वो रिंग पहना दी। जन्नत जो स्टेज के बिल्कुल सामने खड़ी थी, उसने वो रिंग अमानत की उंगली में जाते ही तालियां बजाईं। बाकी सब भी तालियां बजा रहे थे, लेकिन जन्नत के चेहरे पर जो हंसी थी वो बहुत ही अलग थी। रेयान काफ़ी पीछे खड़ा था, इसलिए जन्नत को सही से देख नहीं पा रहा था। अमानत ने भी अहान के हाथ में रिंग पहनाई और एक बार फिर से बाकी सब भी तालियां बजाने लगे और जन्नत की तालियों की गूंज सबसे ज़्यादा थी। जैसे ही वो रस्म खत्म हुई, जन्नत तुरंत दूसरी तरफ घूम गई और वहाँ से ठाकुर मैंसन के अंदर की तरफ आ गई। तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में आई और रूम में आते ही सीधा वॉशरूम में चली गई। जन्नत भागते हुए वॉशरूम में आ गई और दरवाजे से लगकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ हान कि मैं आपको देखकर इफेक्ट ना हो। मैं आपके बारे में वो सब ना सोचूं जो आज तक सोचती हूँ। मेरे दिल में आपके लिए जितनी भी मोहब्बत है सारी ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नीचे गार्डन एरिया में सब लोग अहान और अमानत को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे थे। सबके चेहरे खिले थे, लेकिन अति और आरजू के चेहरे पर एक मायूसी साफ दिख रही थी। वो दोनों अक्सर के इस इंगेजमेंट पार्टी में न शामिल होने पर मायूस थी। तभी एक गेस्ट जिसका नाम मिसेस बजाज था, वो आरजू के पास आई और आरजू की तरफ देखते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस शेखावत। आरजू हल्का सा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। मिसेस बजाज ने अपने आसपास अपनी नज़र घुमाई और बोली, आपने अपने छोटे बेटे की इंगेजमेंट तो कर दी, लेकिन आपका बड़ा बेटा कहाँ है? वो इस इंगेजमेंट पार्टी में भी नज़र नहीं आ रहा और अभी तक आपने उसकी शादी भी नहीं करवाई। आरजू के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होने लगे। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो शायद अक्सर किसी काम में बिजी होगा, वो बस आता ही होगा। मिसेस बजाज हंसकर बोली, रहने दीजिए मिसेस शेखावत, हमने कई बार नोटिस किया है कि वो आपकी किसी भी फैमिली पार्टी में नहीं आता। जो बिजनेस पार्टी होती है बस उन्हीं में आता है। वो भी उसे कभी मिस्टर जशन सिंह शेखावत और तक्षक शेखावत के साथ कभी नहीं देखा गया। कुछ सालों पहले जो हुआ था उसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि अब उसके लिए आपको कोई लड़की ही नहीं मिल रही। मिसेस बजाज की बातें सुनकर अब आरजू को गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में लेकिन खुद पर संयम रखते हुए बोली, आपने भले ही सालों पहले आई उस खबर को सुना होगा, लेकिन अगर आपने पूरी तरह से उन खबरों को सुना होगा तो आपको पता होगा कि उस पर जो इल्ज़ाम लगे थे वो सच नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि मेरे अक्षर में ऐसी कोई कमी है कि उसे कोई लड़की नहीं मिलेगी। आरजू को गुस्से में देखकर मिसेस बजाज ने अपने एक्सप्रेशन तुरंत बदले और बोली, आप तो मेरी बातों का गुस्सा कर रही हैं मिसेस शेखावत। मैं तो बल्कि खुद आपसे अपनी लड़की ताशा और अक्षर की शादी की बात करने वाली थी। ताशा अक्षर को पसंद करती है, भले ही उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगे हो, लेकिन सच तो सभी जानते ही हैं। अगर आप चाहें तो हम उनकी भी इंगेजमेंट जल्दी ही करवा सकते हैं। आरजू व्यंग्य से हंसी और बोली, आपके दिमाग में जो रिश्ते की बात चल रही है वो अभी तक आपने किसी और से की भी नहीं और आप पहले ही इंगेजमेंट का सोचने लगी। मिसेस बजाज, इतना फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं होना चाहिए। खैर, आई होप ताशा को कोई अच्छा लड़का मिल जाए, क्योंकि आपके हिसाब से मेरे अक्षर में तो बहुत सारी कमियां हैं ना। इतना बोलकर आरजू तुरंत वहां से चली गई। मिसेस बजाज बस आरजू को जाते देखते रह गई। तभी वहां पर ताशा, जो उनकी बेटी थी, वो आई और अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम, आपने बात की क्या मेरी शादी के बारे में?
मुझे अक्सर से शादी करनी है। मिसेस बजाज ने मुंह बनाते हुए उसे देखा और बोली, हाँ की मैंने बात, और मिसेस शेखावत ने मेरा मुंह मीठा नहीं बल्कि बेइज्जती से कड़वा किया है। अगर तुम्हें भी वो स्वाद चखना है तो बताओ। ताशा गुस्से से बोली, ओह मॉम प्लीज रहने दो। मैं जानती हूँ मिसेस आरजू शेखावत को, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। ज़रूर आपने ही उनसे कुछ कहा होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरी शादी अक्सर शेखावत से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहकर वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। डिनर के बाद सभी गेस्ट एक एक कर जाने लगे थे। अमानत अहान के साथ डांस परफॉर्मेंस करना चाहती थी, लेकिन अहान ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अमानत प्रेगनेंसी की हालत में डांस वगैरह करे। अमानत चिढ़कर बोली, तुमने मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। सच में मुझे डांस करना था, और तुम हो कि मेरी ही इंगेजमेंट पर मुझे डांस नहीं करने दे रहे हो। अहान मुस्कुराते हुए बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारे डांस की वजह से मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए चुपचाप रहो, वरना इंगेजमेंट तो हो गई, लेकिन हल्दी और मेहंदी जैसी रस्में मैं नहीं करूँगा, सीधा शादी करूँगा और तुम्हें अपने साथ शेखावत मैंशन ले आऊँगा, और फिर तुम डांस तो दूर बेड से नीचे पैर भी नहीं रख पाओगी। उसकी बात सुनकर अमानत हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और मन्नत भी अपने गेस्ट से मिल रहे थे। तभी एक कपल उनके पास आया। मिस्टर वर्मा अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर ठाकुर, अब तो आपके और शेखावत के रिलेशन और भी ज़्यादा गहरे हो गए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। तभी अहान और अमानत भी अर्जुन और मन्नत के पास आए। अहान अमानत को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, इसलिए वो अमानत का हाथ पकड़कर उसे अर्जुन और मन्नत के पास लेकर आया था। तभी मिसेस वर्मा बोली, रिश्ते तो गहरे हो गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप अहान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? मतलब आज तक कभी उसके किसी अफेयर के बारे में भी नहीं सुना, और आपकी बेटी तो सुना है किसी लड़के के साथ भाग गई थी। कहीं आप ज़बरदस्ती तो अपनी बेटी की शादी अहान के साथ नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी इज्जत बचाने के लिए? अमानत के लिए इतनी कड़वी बात सुनकर अहान का चेहरा गुस्से से भर गया। अर्जुन और मन्नत भी गुस्से से मिसेस वर्मा को देख रहे थे, और वो कुछ कहते उससे पहले ही अहान बोला, ज़रा सोच समझ कर बात कीजिएगा मिसेस वर्मा। वो क्या है ना, अगर किसी ने मेरी बीवी के सामने अपनी बदतमीजी दिखाई ना, तो उस बदतमीजी का जवाब सामने वाले का मुंह तोड़ कर देने में मैं एक पल नहीं लगाऊंगा। अमानत अहान की तरफ देखते ही रह गई। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वहीं मिसेस वर्मा अहान की बात से गुस्सा होकर बोली, सही कहते हैं, सच कड़वा होता है, मैंने झूठ तो नहीं कहा। अब अमानत भाग गई थी तो उसे भागी हुई ही बोलेंगे, और मैंने तो और भी बहुत कुछ सुना है, वो तो मैं बस लिहाज कर रही हूँ। अभी मिसेस वर्मा बोल ही रही थी कि अहान ने एक गार्ड को इशारा किया। वो अमानत के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए बोला, आपने मेरी अमानत के बारे में क्या सुना है और क्या नहीं, ना मैं जानता हूँ और ना मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन आप इतना ज़रूर सुन लीजिए कि मेरी अमानत को आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप कीजिए लिहाज, लेकिन मैं नहीं करता। बोलकर उसने गार्ड की तरफ देखा और बोला, इन्हें ज़रा गेट का रास्ता दिखा कर आओ, अगर अपने आप ना जाएं तो धक्के मार कर बाहर निकाल दो। मिस्टर वर्मा हैरान रह गए। वो तुरंत बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर अहान शेखावत, हम आपके बिजनेस पार्टनर हैं। अहान व्यंग्य से बोला, आप मेरे बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन जिस वक्त आपकी बीवी की घटिया जुबान शुरू हुई, उसी वक्त हमारा बिजनेस रिलेशन खत्म हो गया। नाउ गेट लॉस्ट। अर्जुन और मन्नत भी अहान की तरफ देख रहे थे। मन्नत के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट तैर रही थी। उसे यकीन था कि अहान अमानत को अच्छी तरह से संभाल लेगा
और आज अहान उसकी हर एक उम्मीद पर खरा उतर रहा था। गार्ड मिस्टर वर्मा और मिसेस वर्मा की तरफ देखते हुए बोले, चलिए वरना हमें मजबूरन आपको धक्के मारकर ही बाहर निकालना पड़ेगा। मिस्टर वर्मा बौखलाकर बोले, ये आपने सही नहीं किया मिस्टर शेखावत। हम आपके पुराने बिजनेस पार्टनर हैं, आपको ज़रा ख्याल रखना चाहिए था। अर्जुन व्यंग्य से बोला, और आपको भी। बीवी इतनी बदतमीज़ और घटिया सोच वाली है तो उसे घर पर ही रखना चाहिए था। अर्जुन की बात सुनकर मिसेस वर्मा बहुत बुरी तरह से चिढ़ गईं, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही गार्ड ने उन्हें सच में पीछे की तरफ होने का इशारा कर दिया था। वो बस गुस्से से मुट्ठियां कसते रह गई। मिस्टर वर्मा और मिसेस वर्मा तो चले गए, लेकिन अब अमानत की आंखों में नमी तैर रही थी। वो तुरंत अपना हाथ अहान से छुड़वा कर अंदर की तरफ चली गई। अहान ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अहान तुरंत अमानत के पीछे पीछे अंदर की तरफ गया। अमानत अपने कमरे में आई और बेड पर बैठकर रोने लगी। अहान उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये तो गलत बात है ट्रेसर। तुम ऐसे कैसे किसी और की बातों की वजह से मेरा हाथ छोड़कर यहाँ पर आ गई? अमानत रोते हुए बोली, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अहान प्लीज जाओ तुम यहाँ से। अहान गुस्से से बोला, ये तुम क्या बोल रही हो अमानत? तुम उन लोगों की बातों से परेशान होकर मुझे खुद से दूर कर रही हो। अमानत फ्रस्ट्रेट होकर बोली, तो और क्या करूं अहान? देखा ना तुमने उन्होंने क्या क्या कहा। अब मुझे सच में बुरा लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से मैं तुम्हारी लाइफ तो स्पॉइल नहीं कर रही। अभी तो लोगों को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता है। जब उन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो वो तुम पर और भी ज़्यादा उंगलियां उठाएंगे। अहान ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। वो अमानत के सामने बेड पर बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। वो अमानत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लोगों की बातें सुनाई दे रही हैं अमानत, लेकिन तुमने वो नहीं सुना जो मैंने कहा। मुझे तुम्हारे लिए किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरी ट्रेजर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी ट्रेजर ने गलतियाँ ज़रूर की, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे कभी हम दोनों के रिश्ते पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। अब मेरी ट्रेजर सिर्फ मेरी है और मुझे मेरी ट्रेजर के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? अमानत अभी भी रोए जा रही थी। अहान उसके आंसू साफ करते हुए बोला, प्लीज़ ट्रेजर रोना बंद करो। तुम जितना ज़्यादा रोओगी बच्चे पर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। अमानत सिसक कर बोली, मुझे बुरा लग रहा है अहान। लोग मेरी वजह से तुम्हें भी सुनाएंगे। अहान एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हें सच में लगता है कि अहान शेखावत को लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे तुमसे बहुत फ़र्क पड़ता है ट्रेसर, और तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे सच में बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। अमानत उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई अहान। मुझे विवेक पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अहान ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, बस अब तुम हमेशा एक बात याद रखना कि अब तुम अहान शेखावत से जुड़ी हो। ना तुम्हें लोगों से इफेक्ट होना है और ना ही तुम्हें लोगों की बातें सुननी है। तुम्हें बस अहान शेखावत से मतलब होना चाहिए। अगर अहान शेखावत तुम्हारे लिए सोचता है तो तुम्हें भी किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अमानत उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। आज पहली बार वो अपने लिए अहान की पॉजिटिव साइड देख रही थी। हालांकि अहान पहले भी उसके लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव बिहेव करता था, लेकिन पहले वाला अहान थोड़ा डिफरेंट था और अब वाला अहान कुछ और ही था, बेहद खास। वहीं दूसरी तरफ जन्नत अभी भी रोए जा रही थी। उसकी आंखें अब बेहद लाल हो चुकी थीं और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। तकरीबन 2 घंटे से वो लगातार रोए जा रही थी,
जिसकी वजह से वो बेहोश होती जा रही थी। वो रोते हुए ही बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हान, मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको अपने दिल से निकालूं? मैं चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रही हूं। इससे अच्छा तो है ना कि मैं इस दिल की धड़कन ही रोक दूं, क्योंकि इस दिल से आपको निकालना तो मेरे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मुझे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आप सब लोगों से दूर, बहुत दूर, जहाँ पर ना आप होंगे और ना ही आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत। बोलते बोलते जन्नत की आंखें बंद हो गईं। वो एक तरफ लुढ़क कर नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी। पिछले 3 दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और अब इतना ज़्यादा कम रोने की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई। शेखावत फार्म हाउस अक्सर प्याली के सामने खड़ा था और प्याली डरते हुए उसे देख रही थी। अक्सर प्याली के चेहरे पर झुका और बोला, क्या कहा तुमने कि तुम तब तक कुछ नहीं खाओगी जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाती? प्याली का गला सूख रहा था। वो अपने गले को तर करते हुए बोली, हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मुझे मुझे यहाँ से जाना है। प्लीज़ आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। प्याली की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अक्सर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर तुम्हें लगता है ना बटरकप कि तुम ये सब ड्रामा करके यहाँ से जा सकती हो, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। खाना ना खाकर सिर्फ तुम अपना नुकसान कर रही हो। तुम मर भी जाओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके मुंह से अपने लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर प्याली की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, अगर आपको मेरे जीने मरने से फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखना चाहते हैं? अक्सर एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, क्योंकि अक्षर की दुनिया में लोग उसकी मर्जी से ही आते हैं और उसकी मर्जी से ही जाते हैं। तुमने उसकी मर्जी के बिना आने की हिम्मत तो कर दी, लेकिन उसकी मर्जी के बिना जाने की औकात तुम्हारी नहीं है। अब चुपचाप यहाँ पर बैठकर ये खाना खत्म करो, वरना भूख से तड़पती रह जाओगी। प्याली गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मुझे ये खाना नहीं खाना। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और मैं अब इतनी ठीक हो चुकी हूँ कि चल फिर सकती हूँ। मुझे बस यहाँ से जाने दीजिए। अक्सर दांत पीसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, और मेरे सामने ये बार बार बातें रिपीट करना बंद करो। ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मर्जी का करने दूँ ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। प्याली चिल्लाकर बोली, ज़बरदस्ती ही कर रहे हैं आप मेरे साथ। इसे ज़बरदस्ती ही कहते हैं, किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती रखना, ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाना। इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती और क्या होगी? अगर कुछ और है तो वो भी कर लीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि अक्षर ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। वो कांपते हुए बोला, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? प्याली उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई। उसके बाल खींच रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके गुस्से से कांपते हुए चेहरे को देखकर वो कुछ कह ही नहीं पाई। अक्षर ने एक झटके से उसे छोड़ा और बोला, खाना खाने के लिए बोल रहा हूँ तो ज़बरदस्ती लग रही है ना तुम्हें? तो अब तुम्हें खाना मिलेगा भी नहीं। बोलकर उसने डाइनिंग टेबल पर रखी हुई प्लेट उठाई और ज़ोर से फेंक कर मारी। सारा खाना हॉल में फैल गया। वो दांत पीसते हुए बोला, अभी तक नरमी से पेश आ रहा था तो उसे तुमने ज़बरदस्ती का नाम दे दिया। अब तुम देखना कि आखिर ज़बरदस्ती होती क्या है। उसकी बातें सुनकर प्याली की आंखें हैरत में फैल गईं। रात के तकरीबन 12 बजे मन्नत जन्नत के कमरे में आई। जब उसे जन्नत कहीं नहीं नजर आई तो वो हैरान रह गई। वो कब से जन्नत को ढूंढ रही थी, लेकिन जन्नत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी।
उसे जन्नत की फिक्र होने लगी। वो वॉशरूम की तरफ आई और दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। मन्नत ने बहुत बार दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अर्जुन, अमानत और अरनात भी वहाँ पर आए। किसी तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जाकर देखा कि जन्नत नीचे ज़मीन पर गिरी हुई है और बेहोश है। अरनात ने तुरंत जन्नत को अपनी गोद में उठाया और बाहर लेकर आया। उसकी हालत देखकर सबके हाथ पैर ढीले हो चुके थे। अमानत रोते हुए बोली, ये जन्नत को क्या हो रहा है? उस दिन उसने सुसाइड और आज ये सब। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और अरनात को इशारा किया तो अरनात अमानत को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। अर्जुन और मन्नत एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मन्नत की आंखों में भी बेहिसाब आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जन्नत के साथ हो क्या रहा है। अर्जुन ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने जन्नत का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोले, आई थिंक मिस ठाकुर किसी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं। प्लीज़ आप इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए। इस वक्त इन्हें एक हैप्पी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। ऐसी एज में इतना स्ट्रेस ठीक नहीं। मन्नत के आंसू और भी ज़्यादा तेज हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो जन्नत ने अपने दिल में छुपाई हुई है और किसी को बता नहीं रही। अमानत को अपने कमरे में सुलाकर अरनात भी वहाँ पर आया और आकर जन्नत के बगल में बैठ गया। अर्जुन ने उस डॉक्टर की कही सारी बात बता दी थी। अरनात गुस्से से बोला, अब बहुत हुआ डैड। अगर कोई जन्नत को परेशान कर रहा है ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी जन्नत बहुत स्ट्रांग है। वो कभी अपनी लाइफ खत्म करने का सोच नहीं सकती। और आज इस तरह से बेहोश, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आई प्रॉमिस मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा जिसकी वजह से मेरी जन्नत की ये हालत हो रही है। अर्जुन और मन्नत उसे शांत करवा रहे थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो जन्नत को इतना परेशान कर रही है। अरनात काफ़ी देर तक जन्नत के पास ही रहा। मन्नत भी आज जन्नत के पास ही सो रही थी। अब एक पल के लिए भी जन्नत को नहीं छोड़ना चाहती थी। मन्नत ने अरनात को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहा, क्योंकि कल हल्दी का फंक्शन था और इस वक्त वो अमानत की शादी भी कैंसिल नहीं कर सकते थे। अरनात ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चला गया, पर अपने कमरे में ना जाने की बजाय वो बाहर गार्डन एरिया में आया और सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो जन्नत उसे नहीं बता रही। रात के तकरीबन 3 बजे ठाकुर फार्म हाउस पार्किंग एरिया में एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से अरनात बड़ी ही तेज़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और नीचे ज़मीन पर लुढ़क कर गिरी हुई मीठी को अपनी गोद में उठाया। वो इंगेजमेंट पार्टी और बाद में जन्नत की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसने अपने फ़ोन को चेक तक नहीं किया कि मीठी कमरे में कैसी है कैसी नहीं। अभी कुछ देर पहले जब अपने कमरे में सोने गया तो उसे मीठी का ख्याल आया और उसने अपना फ़ोन चेक किया। मीठी को ज़मीन पर गिरे हुए देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत फार्म हाउस के लिए ठाकुर मैंसन से निकला। मीठी का शरीर बुखार से तप रहा था और वो हल्का हल्का कांप रही थी। अरनात ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, तुम ठीक तो हो ना स्वीट? ओह गॉड, मुझे तुम्हारे साथ ऐसे भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जानता हूँ तुम ज़िद्दी हो, लेकिन फिर भी, बोलकर वो मीठी के हाथों को सहला रहा था ताकि थोड़ी सी उसकी हालत में सुधार आए। लेकिन मीठी की हालत तो हर पल बिगड़ती जा रही थी। वो इतना बुरी तरह से कांप रही थी कि उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। शायद उसे बुखार हो रहा था। अरनात ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन 3 बजे कोई डॉक्टर कॉल पिक ही नहीं कर रहा था। अरनात मीठी को वैसे छोड़कर भी नहीं जा सकता था।
सर्वेंट भी इस वक्त फार्म हाउस में नहीं थे। वो लोग सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। अरनाथ मीठी के पास बैठा और बोला, स्वीट, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। आई एम सॉरी, आइंदा मैं कभी ऐसे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम्हें यूं अकेले कमरे में बंद करके नहीं जाऊँगा। बस प्लीज़ एक बार अपनी आंखें खोलो। अरनाथ को बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। मीठी का कांपना और भी बढ़ने लगा था। अरमान ने रूम में हीटर भी ऑन कर दिया था, लेकिन अभी भी मीठी कांपे जा रही थी। अरनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मीठी को हो क्या रहा है। वो यूं ही उसके हाथ पैर मलता रहा। उसने घर चेक किया, लेकिन उसे कोई भी फीवर वाला सिरप नहीं मिला। सभी मेडिसिन से, लेकिन अगर मीठी उठेगी नहीं तो वो मेडिसिन्स भी कैसे लेती। अरनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। उसने मीठी को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। सुबह का वक्त 9 बजे। शेखावत मेंशन में पूरी तैयारी चल रही थी। आज अहान और अमानत की हल्दी का फंक्शन था और कल संगीत और मेहंदी होने वाली थी। कल एंगेजमेंट ठाकुर मेंशन में हुई थी, लेकिन आज हल्दी शेखावत मेंशन में होने वाली थी। सब लोग तैयार हो चुके थे। आरजू अहान के कमरे में आई। अहान इस वक्त आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। जैसे ही आरजू उसके पास आकर खड़ी हुई, अहान ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाते हुए इशारे में पूछा, क्या? आरजू मुंह बनाते हुए बोली, मुझे जलन हो रही है। अहान हंसा और बोला, ओह स्नोफ्लेक, अब तुम भी बेबी डॉल की तरह शुरू मत हो जाना। आरजू हंसी और बोली, अच्छा, मतलब बेबी डॉल को भी जलन होती है? तभी दरवाजे से अति की आवाज़ आई, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई जलन नहीं होती। मेरे पास मेरे जसन जी हैं। अहान तुरंत बोला, ऐसे तो मेरी स्नोफ्लेक के पास भी उनके मिस्टर ड्रीम है, लेकिन मेरी बात ही अलग है। यू नो, आई एम द मोस्ट हैंडसम इन दिस हाउस। अति ने उसके पास आकर उसकी बलाएं ली। सिर्फ इस घर में ही नहीं, तुम इस दुनिया के सबसे हैंडसम बॉय हो। अहान उसकी बात सुनकर हंसने लगा। तभी अचानक से आरजू का चेहरा मायूस हो गया। अति समझ रही थी कि उसका चेहरा मायूस क्यों है। अहान ने तुरंत उसके गले में अपनी बाहें लपेटी और बोला, ब्रो के बारे में सोच रही हो ना स्नोफ्लेक? अहान की बात सुनकर आरजू ने हल्का सा अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अहान कुछ सोच के बोला, डोंट वरी, आज मैं खुद ब्रो को कॉल करूँगा। हल्दी और बाकी सब रस्मों में तो नहीं, शायद शादी में वो आ जाए। अति बोली, मुझे नहीं लगता वो आएगा, वो सबसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आरजू गुस्से से बोली, मैंने कहा था सबको, मेरा अक्सर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब मुझसे तो मेरा अक्सर दूर चला गया ना। बोलते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। अहान ने उसके माथे को चूमा और बोला, लेकिन आपका हाथ तो आपके पास है ना, और आई प्रॉमिस मैं अक्सर भाई को भी आपके पास लेकर आऊँगा। आप फिक्र मत कीजिए। आरजू उसके गले से लग गई। हॉस्पिटल में मीठी बेड पर लेटी हुई थी और अरनाथ उसके साथ ही बेड पर लेटा हुआ था। मीठी ने अपनी आंखें खोली और अरनाथ की तरफ देखा। उसे याद नहीं था कि कल वो कैसे बेहोश हुई, पर अब उसे काफ़ी ठीक लग रहा था। खुद को अनजानी जगह पर देखकर वो थोड़ा हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो हॉस्पिटल में है, तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बेड से उठने के लिए ऊपर की तरफ उठी। उसने पलटकर अरनाथ की तरफ देखा, जो अभी भी नींद में था। उसके पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता था भागने का। ये सोचकर वो बेड से नीचे उतरी और बाहर की तरफ आई, लेकिन बाहर आते ही उसकी आंखें हैरत में फैल गईं, क्योंकि बाहर 2-3 गार्ड्स खड़े थे, जो कि अरनाथ की टीम के थे। तभी अरनाथ भी बाहर आया और मीठी के पास आकर उसकी फिक्र जताते हुए बोला, तुम तुम ठीक तो हो ना शुगर? कैसा कैसा लग रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं? वो चेकअप करेंगे तो ही कुछ पता चलेगा ना। तुम अंदर आओ।
उसके चेहरे पर अपने लिए फिक्र देखकर मीठी एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। वो अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रही थी। अरनाथ उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ शुगर? बताओ तो सही ना, कहीं दर्द हो रहा है? डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया तो बताया कि फीवर है। अब तो तुम्हारा फीवर उतर गया ना? बोलकर वो उसके माथे को छू कर देख रहा था। आज पहली बार था जब मीठी की कोई इस तरह से फिक्र कर रहा था। उसकी आंखों में नमी तैर गई। अरनाथ ने उसे अपने सीने से लगाया और बोला, तुम्हें पता है, मुझे कभी किसी की इस तरह से फिक्र नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी कल की जो हालत थी ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तकलीफ तुम्हें नहीं मुझे हो रही है। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें ऐसे रूम में बंद करके गया। आइंदा मैं कभी तुम्हें ऐसे रूम में बंद करके नहीं जाऊंगा। पर प्लीज़ तुम कभी मुझसे दूर मत जाना। उसकी बातें सुनकर मीठी अब और भी ज़्यादा हैरान हो रही थी। अरनाथ कल पहले जन्नत की वजह से और बाद में मीठी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। जन्नत में उसकी जान बसती थी और मीठी की तरफ ना चाहकर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका था वो। शेखावत मेंशन। बाहर गार्डन एरिया में सब गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। अर्जुन मन्नत के साथ अमानत और जन्नत भी वहां पर पहुंच चुके थे। अहान मुस्कुराते हुए अमानत के पास आया। इस वक्त अमानत ने एक येलो कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ जन्नत ने एक येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही अहान अमानत की तरफ आया, अमानत उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। अहान हंसकर बोला, मुझे लगता है आज मुझसे कोई गलती हो जाएगी। अमानत की आंखें बड़ी हो गई।